Did you take steroids? I took them, yeah, up until the competition. And that's it. You're all ready to go. अजीज शवरशान, ऑल्सो नोन एज जिस, आपके हर वो टिपिकल पतले दोस्त की तरह था जिसका बचपन में अपने साइज की वजह से बहुत मजाक उड़ाया जाता था। दूसरे बड़े लड़के बुली किया करते थे और लड़कियां बात तक नहीं करती थी, लेकिन यही पतला, इनसिक्योर और अननोटिस लड़का एक दिन फिटनेस की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम बनने वाला था। इनफैक्ट इतना बड़ा नाम कि इसके मिलियंस में फैंस होंगे, कई आने वाले जनरेशंस को जिम जाने और बॉडी बनाने के लिए इंस्पायर करेगा और एस्थेटिक बॉडी बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को लाएगा, जिसे आज आपके सभी फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स फॉलो कर रहे हैं। अपने मैसिव इन्फ्लुएंस के चलते एक दिन वो कहलाया जाएगा जिस द एस्थेटिक गॉड। बट अनफॉर्चुनेटली अपने फेम के एकदम पीक पर बस 22 साल की उम्र में एक सौना में हार्ट अटैक की वजह से इसकी मौत हो जाती है। A well-known Sydney bodybuilder has died after collapsing in a sauna in Thailand. Growing obsession with body image is dangerous. Many have speculated that his use of PEDs helped in causing his death sooner rather than later. Prior to his untimely death at the age of only 22, Ziz had become an icon. और फिर दुनिया के सामने आता है एक डार्क सीक्रेट, जिस चीज ने इस पतले से लड़के को बस कुछ गिने चुने सालों में ऐसे से ऐसा बनाया था। वो सिर्फ इसकी जिम में कंसिस्टेंसी और अच्छा न्यूट्रिशन नहीं था, बल्कि एक बड़ी वजह थी स्टेरॉइड साइकिल्स। बट क्या स्टेरॉइड साइकिल्स ही वो कारण बने कि इन्हें स्टार्ट करने के बस 4 सालों के अंदर ही इस 22 साल के जवान लड़के, जिसके आगे एक बहुत ही ब्राइट करियर था, उसकी अचानक से मौत हो जाती है? इस केस को हम कुछ ही देर में दोबारा ओपन करेंगे। जिस के जाने के बाद बहुत से फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इंडस्ट्री में स्टेरॉइड्स के यूज के बारे में खुलने लगे। और यह मैं बात कर रहा हूं साल 2012 से 2015 के बीच की। बहुत से लोगों को यह समझ में आ रहा था कि स्टेरॉइड्स के बारे में ओपनली बात करना चाहिए, क्योंकि बहुत से फेक फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से अपनी बॉडी बनाकर नेचुरल कहकर वर्कआउट सप्लीमेंट्स को प्रमोट कर रहे थे। उसी दौरान एक क्लिप एकदम से वायरल होती है, जो कुछ ही हफ्तों में मिलियंस में व्यूज ले जाती है और पूरे कम्युनिटी में हर कोई उसके ऊपर बात करने लगता है। इस क्लिप में एक बॉडी बिल्डर बॉस्टन लॉयड ओपनली अपने 1 ईयर का फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग स्टेरॉइड्स। इस क्लिप को ध्यान से देखना। सिर्फ 1 साल के अंदर यह बॉडी बिल्डर बॉस्टन लॉयड ऐसे से ऐसा बन गया। एक ऐसा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो 10 साल के ट्रेनिंग के बाद भी पॉसिबल नहीं है। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया और बॉस्टन लॉयड ओवरनाइट फेमस हो गया। उसका खुद का एक बहुत ही तगड़ा फैन बेस बन गया और वो अपने फॉलोवर्स से रेगुलरली बॉडी बिल्डिंग के डार्क साइड को शेयर करता। अपने स्टेरॉइड साइकिल्स, ड्रग्स, वो कौन से ड्रग्स ले रहा है, उनके नाम, उनके डोसेजेस, सब कुछ ओपनली शेयर करने लग गया। ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर हर कोई अपनी अच्छी बॉडी के सीक्रेट छुपाता है, बॉस्टन लॉयड के ओपननेस ने उसे तुरंत सबका फेवरेट बना दिया और उसका सोशल मीडिया करियर चल पड़ा। मगर अनफॉर्चुनेटली ये करियर सक्सेस ज्यादा दिनों तक नहीं चली। एक दिन अपने फेम के पीक पर अचानक से सिर्फ 29 इयर्स की जवान उम्र में बॉस्टन की भी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। ऑटोप्सी रिपोर्ट कारण बताती है एओर्टिक एन्यूरिज्म ट्रिगर्ड डाइसेक्शन, यानी दिल के सबसे बड़े ब्लड वेसल एओर्टा का बर्स्ट हो जाना। बट वंस अगेन, क्या इसके पीछे का कारण भी स्टेरॉइड्स ही था? इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे केसेस है बॉडी बिल्डर्स के, फिटनेस एथलीट्स के, एक्टर्स और मॉडल्स, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला की सडन डेथ, जिसे भी स्टेरॉइड से लिंक किया गया है। और अब तो इवन रेगुलर जिम गोवर्स के भी बहुत सारे केसेस सामने आते हैं कि वो एक वक्त पर एकदम फिट नजर आते हैं और फिर अचानक से कोलैप्स हो जाते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया के जिम्स में दिन दहाड़े हो रहे हार्ट अटैक्स तेजी से बढ़ रहे हैं और वो रैंडम लोगों के साथ हो रहे हैं। क्या ये सब इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि स्टेरॉइड्स एकदम इजीली आज केमिस्ट के दुकानों में, जिम ट्रेनर्स के नेटवर्क में बिक रहे हैं, बट उन्हें यूज करने का नॉलेज कोई सही से शेयर नहीं कर रहा? क्या स्टेरॉइड्स सेफली बॉडी बिल्डिंग पर्पस के लिए यूज भी किया जा सकता है?
ये काम कैसे करते हैं बॉडी में, कितने किस्म के स्टेरॉइड्स होते हैं और वो अलग अलग तरीकों से बॉडी में कैसे काम करते हैं, इनके रिजल्ट्स और उनके साइड इफेक्ट्स क्या है, और क्या हर किसी यूजर को नक्की ये साइड इफेक्ट्स होंगे ही। क्या स्टेरॉइड्स से यंग लोगों की हाइट रुकती है, मेल्स दोबारा से कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकते, क्या स्टेरॉइड से इंसान हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और WWE रेसलर क्रिस बेनोआ की तरह सुइसाइडल हो सकता है, जिसने स्टेरॉइड के ही साइड इफेक्ट रॉइड रेज की वजह से अपनी ही फैमिली का कत्ल करके खुद को ही मार दिया था। और नेचुरल फिजिक और स्टेरॉइड लेकर बनाई गई फिजिक में फर्क कैसे पहचानना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो इमेजेस को देखो, इनमें से एक ने स्टेरॉइड लेकर बॉडी बनाई है और दूसरे ने बिना स्टेरॉइड के। क्या आप खुद से इसमें फर्क बता सकते हो? आई वॉन्ट यू टू ट्राई। वीडियो पॉज करके अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना और फिर वीडियो को पूरा अंत तक देखना और फिर उसके बाद क्रॉस वेरीफाई करना कि क्या आपका जवाब सही था कि नहीं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आई बेट आप खुद ही सही से पहचानने लगोगे। अब तक पूछे गए सारे सवाल और भी बहुत कुछ, सब कुछ इसी वीडियो में आज बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे, साइंटिफिक डेटा और प्रूफ्स के साथ। यह वीडियो बस ऐसा ही कहा सुना ज्ञान नहीं होगा, बल्कि हम इस पर एक थरो साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे और मॉडर्न साइंस आज इन ड्रग्स पर क्या एक्यूरेट पोजीशन रखता है उसे समझेंगे, क्योंकि इस चीज को लेकर आज इंडिया में बहुत एजुकेशन की जरूरत है। और इसीलिए ये इकलौता वीडियो होगा जो आपको देखना पड़ेगा इस स्टेरॉइड और परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स को इन डेप्थ में समझने के लिए। सो शुरू करते हैं सबसे पहले ये समझकर कि स्टेरॉइड्स काम तो करते हैं। ये तो आप सभी ने ट्रांसफॉर्मेशन से देख लिया, लेकिन कई बॉडी बिल्डर्स अक्सर कहते हैं कि स्टेरॉइड सिर्फ 1 या मैक्स 5% रोल ही प्ले करते हैं एक अच्छी फिजिक बनाने में, और बाकी काम तो मेहनत और डाइट करती है। सो मॉडर्न साइंस का इस पर क्या कहना है कि स्टेरॉइड्स कितना किसी एथलीट के रिजल्ट में 4 चांद लगा सकते हैं। साल 1990 में अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में स्टेरॉइड्स पर एक बड़ी रिसर्च कंडक्ट की गई, जिसमें 43 आदमियों को 4 ग्रुप्स में बांटा गया। इसमें से पहले ग्रुप ने कुछ भी नहीं किया, दूसरे ग्रुप ने सिर्फ स्टेरॉइड्स लिए, तीसरे ने सिर्फ एक्सरसाइज की और चौथे ग्रुप ने एक्सरसाइज के साथ साथ स्टेरॉइड्स भी लिए। और फिर अंत में इनके बॉडी के मसल मास में चेंजेस को ऑब्जर्व किया। पता चला कि पहले ग्रुप ने ओवरऑल 0 से 1 किलो तक अपने मसल मास को बढ़ाया था, दूसरे ग्रुप ने 3.2 किलोग्राम तक मसल मास को बढ़ाया, तीसरे ग्रुप ने 2 किलो मसल्स बनाए और चौथे ग्रुप ने 6.1 किलोग्राम एक्स्ट्रा मसल्स ऐड किए। यानी कि स्टेरॉइड्स लेकर एक्सरसाइज करने वाले ग्रुप ने सिर्फ एक्सरसाइज करने वाले ग्रुप से भी 3 गुना ज्यादा मसल्स बनाए, और स्टेरॉइड्स लेकर एक्सरसाइज नहीं करने वाले ग्रुप ने तक एक्सरसाइज करने वाले ग्रुप से ज्यादा मसल्स गेन कर ली। सो क्लियरली यहां पर बस 1 या 5% का गेन नहीं दिख रहा, बल्कि इट्स मोर लाइक 300% का गेन, which is huge. So आखिर बॉडी में जाकर ये स्टेरॉइड्स ऐसा क्या करते हैं जिसके वजह से 12 हफ्तों में नेचुरली बनने वाली बॉडी सिर्फ 2 ही हफ्तों में बन जाती है? वेल, इसे जानने से पहले ये समझना होगा कि ये स्टेरॉइड एज ए ड्रग है ही क्या, और ये ड्रग आखिर बना ही क्यों था ऑन द फर्स्ट प्लेस। सो ये सब की शुरुआत हुई साल 1931 में, जब एडोल्फ बूटेनेट नाम के एक जर्मन साइंटिस्ट ने हजारों लीटर्स यूरिन से पहली बार एक स्टेरॉइड हार्मोन एंड्रोस्टेनोन को निकाला। उस समय साइंटिस्टों को ये ऑलरेडी पता था कि ह्यूमन टेस्टिस यानी कि टेस्टिकल्स में कुछ तो ऐसा पावरफुल हार्मोन होता है जो मर्दों को मर्द वाले फीचर्स, जिसकी फेशियल हेयर, मसल साइज, भारी आवाज एटसेट्रा देता है। अब बूटेनेट के यूरिन सैंपल्स में से निकले एंड्रोस्टेनोन हार्मोन से इंस्पायर होकर 1935 के इस ऑन क्रिस्टलाइन मेल हार्मोन्स फ्रॉम टेस्टिकल्स वाले रिसर्च पेपर में पहली बार 4 साइंटिस्टों ने इंसानी टेस्टिस से बकायदा टेस्टोस्टेरोन को एक्सट्रैक्ट किया। और फिर उसी साल फटाक से बूटेनाट ने एक और एक रिसर्चर के साथ मिलकर टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड को नेचुरल कोलेस्ट्रॉल से कैसे आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है, इस पर एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर दी। अब तक सिर्फ नेचुरली ही प्रोड्यूस किया जा रहा था, बट अब हमें उसका आर्टिफिशियल फॉर्मूला मिल गया था, एंड इट वर्कड। साइंटिस्टों को लैब में टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड बनाना आ गया था, और बूटेनेट और रोजिका को इसके लिए नोबेल प्राइज भी ऑफर किया गया। अब नाजी जर्मनी के हाथ उस वक्त बिल्कुल सही समय पर यह एक बहुत ही पावरफुल हथियार लग गया था, जिन्हें फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स में यूज करना स्टार्ट कर दिया, जैसे अपने आर्मी ऑफिसर्स पर उनके एग्रेशन और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ताकि वो दुश्मनों का सफाया कर सके। उनके कुछ मेडिकल बेनिफिट्स भी सामने आए, जैसे ये बर्न विक्टिम्स और मैलनरिश्ड लोगों की हेल्थ में ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट्स ला सकते थे, और ओवरऑल ट्रॉमा या इंजरी से रिकवरी में भी काम आने लगे थे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ज्यूइश कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भी किए गए, और ऐसे कर करके केमिकल इंजीनियरिंग के थ्रू इस टेस्टोस्टेरोन से दूसरे स्टेरॉइड केमिकल्स और कॉम्पाउंड्स बनने लग गए।
जिनके इस्तेमाल को फिर जर्मनी और यूएसएसआर जैसे देशों ने ओलंपिक्स और दूसरे एथलेटिक इवेंट्स में भी इंट्रोड्यूस किया। और यही वो समय था जब इन ड्रग्स के चमत्कारी इफेक्ट्स एकदम से स्पॉटलाइट में आ गए। 1940s और 1950s के दौरान रशियन वेट लिफ्टर्स इसी सीक्रेट एडवांटेज की वजह से कंपटीशन को टोटली डोमिनेट कर रहे थे, जिसने फिर फोर्स कर दिया अमेरिका और बाकी के देशों को भी इस स्टेरॉइड वॉर में भाग लेने के लिए। और फिर बस कुछ ही सालों में यही स्टेरॉइड यूज एथलीट्स में बहुत ही ज्यादा कॉमन होने लग गया। इतना कि 1967 में इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी को खुद स्टेरॉइड्स को बैन करना पड़ गया। लेकिन इस चीज ने बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को नहीं रोका, और वही वो पीरियड था जब हमारे फिटनेस हीरोज जैसे आर्नोल्ड और पंपिंग आयरन वाले एथलीट्स भारी मात्रा में स्टेरॉइड्स इंजेक्ट कर रहे थे कॉम्पिटिशंस जीतने के लिए। आखिर स्टेरॉइड जैसा करते क्या है कि एथलीट्स इन्हें इतना अब्यूज कर रहे थे कि इन्हें ओलंपिक्स में बैन करना पड़ गया। और आज में भी आपको ऐसा लगे कि सिर्फ एथलीट्स या बॉडी बिल्डर्स ही इसे लेते रहेंगे, तो ये 2013 की रिसर्च आपकी आंखें खोल देगी, जो ये बताती है कि आज के समय में मोस्ट ऑफ दी स्टेरॉइड यूजर्स आपके आम जिम गोअर्स है, जो बस अच्छा दिखने के लिए स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। उनके करियर में इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ लुक्स के खातिर ये रिस्क ले रहे हैं। AAS यानी एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक यानी जो सेल्स के ग्रोथ को प्रमोट करे, एंड्रोजेनिक यानी जो मर्दों वाले कैरेक्टरिस्टिक्स लाए, और स्टेरॉइड्स जो इसका केमिकल कैटेगराइजेशन है। इस कैटेगरी के ड्रग्स मोस्टली टेस्टोस्टेरोन यानी वो हार्मोन जो हमारे शरीर में नेचुरली पाया जाता है, उसके आर्टिफिशियल डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि इनका केमिकल स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन टेस्टोस्टेरोन से मेल खाता है, जिस वजह से ये हमारे सेल्स के एंड्रोजन रिसेप्टर्स में टेस्टोस्टेरोन जैसे ही एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक एक्टिविटीज की नकल करते हैं। बस सिर्फ ये आर्टिफिशियली लैब्स में बनते हैं, और कई हार्मोन्स को तो लिटरली टेस्टोस्टेरोन से भी कहीं ज्यादा पावरफुल इंजीनियर किया गया। अब एक दूसरे किस्म के स्टेरॉइड्स भी होते हैं कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने और पेन किलर्स के तौर पर यूज किए जाते हैं, लेकिन वो सेपरेट कैटेगरी ऑफ स्टेरॉइड्स है। एएस को उससे कंफ्यूज मत करना। अब जैसे हमने देखा, कोई 5 या 10% इंप्रूवमेंट नहीं, स्टेरॉइड्स लिटरली 3 गुना ज्यादा फास्ट मसल ग्रो कर पाते हैं। तो आखिर इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? वेल, स्टेरॉइड्स मोस्टली 6 तरीकों से आपका मसल ग्रोथ करवाते हैं। नंबर 1, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स सीधे सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जाकर एंड्रोजन रिसेप्टर्स में बाइंड करते हैं। एंड्रोजन रिसेप्टर्स बेसिकली डीएनए के मैसेंजर्स की तरह होते हैं, जो सेल के डीएनए के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। स्टेरॉइड्स इन्हीं रिसेप्टर्स के थ्रू डीएनए तक ये मैसेज पहुंचाने लगते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस और मसल सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाओ। अब मसल सेल्स बेसिकली 30% प्रोटीन्स और 70% वाटर के बने होते हैं, सो प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होने पे ये बढ़ने लगते हैं। नंबर 2, यही स्टेरॉइड्स एंड्रोजन रिसेप्टर्स की संख्या को भी बढ़ाते हैं और उनके साथ बाइंड करके और मसल सेल्स क्रिएट करने का मैसेज देते हैं। नंबर 3, इतना ही कम नहीं था कि अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नाम के हार्मोन को भी उसी एंड्रोजन रिसेप्टर में ब्लॉक करते हैं, जो बेसिकली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स या स्ट्रेस में बॉडी के मसल्स को ब्रेक डाउन करने का मैसेज भेजता है। और यही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन बेसिकली मसल किलर है, और हर बार जब एक नेचुरल इंसान वर्कआउट करता है तो ये मसल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे कि नेचुरल एथलीट का ट्रेनिंग में और ट्रेनिंग के बाद मसल ब्रेक डाउन होता है, जिसे वो अवॉइड नहीं कर सकते। बट स्टेरॉइड्स लेकर बेसिकली मसल ब्रेक डाउन बंद हो जाता है और ऐड होना सुपर फास्ट हो जाता है। नंबर 4, इसके अलावा स्टेरॉइड्स नाइट्रोजन रिटेंशन भी करवाते हैं मसल्स में, जो सेल ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। नंबर 5, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट स्टेरॉइड्स की वजह से और ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जाता है। और नंबर 6, स्टेरॉइड्स और भी ग्रोथ फैक्टर्स जैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो कि IGF-1 है, को भी स्टिमुलेट करके न्यू सैटेलाइट मसल सेल्स क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली जैसे आपने देखा, स्टेरॉइड सीधा डीएनए एक्सप्रेशन के लेवल पर ही चेंज लाते हैं, और इसी वजह से किलोज ऑफ मसल पैक करना पॉसिबल हो जाता है। अब एएस ड्रग्स अपने केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से भी बॉडी में अलग अलग वेरिएशन के चेंजेस लाते हैं। इनको हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। बल्किंग स्टेरॉइड्स, जो यूजुअली बॉडी में वाटर रिटेंशन ज्यादा करते हैं, ज्यादा पावरफुल मसल बिल्डर्स होते हैं और मसल साइज पुट ऑन करने में हेल्प करते हैं। और दूसरे कटिंग स्टेरॉइड्स, जिनमें फैट लॉस की प्रॉपर्टीज भी होती है और वो वाटर रिटेंशन ना के बराबर करके एक श्रेडेड रिप्ड सा लुक अचीव करने में हेल्प करते हैं। अब कटिंग स्टेरॉइड्स यूजुअली बॉडी बिल्डर्स कॉन्टेस्ट से पहले यूज करते हैं ऐसे सॉलिड हार्डन्ड लुक के लिए।
अब बल्किंग स्टेरॉइड्स जो बॉडी बिल्डर्स लेते हैं उसके एग्जांपल्स है डायनाबॉल, एनाड्रोल, ट्रेनबोलोन, डेकाड्यूरेबोलिन एटसेट्रा। और कटिंग स्टेरॉइड के एग्जांपल है विंस्ट्रॉल, एनावर, मैस्टेरॉन, प्रीमोबोलिन एटसेट्रा। अब इनमें से सभी स्टेरॉइड्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के लीगल टू यूज नहीं है और कई तो इंसानों के कंजम्पशन के लिए बने भी नहीं है, बल्कि जानवरों के कंजम्पशन के लिए बने, बट ब्लैक मार्केट के थ्रू ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बेचे जाते हैं। अब हाँ, यह बात जानना भी बहुत जरूरी है कि हर परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग स्टेरॉइड नहीं होता। बहुत से लोग स्टेरॉइड्स को कंफ्यूज करते हैं दूसरे परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग से भी, लेकिन उनमें बहुत डिफरेंस होता है, जिसे अभी क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो और सबसे बेसिक, नहीं वे प्रोटीन या जैसे जिम में लोग स्लैंग में बोलते हैं डब्बा या पाउडर स्टेरॉइड नहीं होता। वो सिंपली वे प्रोटीन है, वर्कआउट सप्लीमेंट है जो बेसिकली मिल्क के वे का बनता है। वो हेल्दी है और आपके प्रोटीन नीड्स को सप्लीमेंट कर सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं साम्स की, यानी कि सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, जिन्हें भी स्टेरॉइड्स के साथ कंफ्यूज किया जाता है, मगर ये स्टेरॉइड नहीं है। ये बेसिकली वो ड्रग्स है जिन्हें इस तरीके से स्पेसिफिकली इंजीनियर किया गया है कि ये स्टेरॉइड्स की तरह एंड्रोजन रिसेप्टर्स पर बाइंड तो करे, मगर सिलेक्टिवली टिश्यू स्पेसिफिक रहे, यानी सिर्फ मसल टिश्यूज पर ही बाइंड करे, ताकि दूसरे ऑर्गन्स पर स्टेरॉइड्स की तरह एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स ना हो। ये नए किस्म के ड्रग्स है और ये स्टेरॉइड से तो कम पावरफुल रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स भी कम ही है। बट ये ड्रग्स भी ऑफिशियली लीगल नहीं है कंजम्पशन के लिए, ये सिर्फ रिसर्च केमिकल के तौर पर ही मिलते हैं, बट कई बॉडी बिल्डर्स फिर भी इसे अब्यूज करते हैं। और हाँ, ये भी आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन सप्रेस करते हैं, जो कि बहुत लोग सोचते हैं नहीं करते। फिर आगे बात करते हैं फैट बर्नर्स की, जिन्हें बॉडी बिल्डर्स, फिटनेस एथलीट्स और इवन एक्टर्स यूज करते हैं। तो 3 मेजर टाइप के फैट बर्निंग ड्रग्स हैं, जो अगेन स्टेरॉइड्स कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन सुपर पोटेंट है। मैं बात कर रहा हूं महीने में 4 से 5 किलो घटाने की, बट नॉट विदाउट रिस्क ऑफ कोर्स। क्लेनब्यूट्रॉल, डीएनपी और T3 यानी थायराइड हार्मोन। क्लेनब्यूट्रॉल बेसिकली आपके मसल्स के बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके मैसेज भेजता है सेल्स के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए, और इससे बेसिकली आप बैठे बैठे ही कैलोरीज बर्न करने लगते हो, क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया एज हार्ट बीट्स बढ़ गए बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के स्टिमुलेशन की वजह से, और दूसरा आपके मसल्स को सिग्नल मिलता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के थ्रू ही कि फैट्स को खाओ एनर्जी के तौर पे। अब क्लेनब्यूट्रॉल के रिजल्ट्स बहुत ही शॉकिंग है, लेकिन साइड इफेक्ट्स भी हड्डी ब्रेकिंग है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और अब नेक्स्ट बात करें डीएनपी की, तो ये फैट कटिंग में सबसे पावरफुल ड्रग है, एंड ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट्स में भी। बेसिकली इससे लोगों ने एक दिन में 1 पाउंड के हिसाब से भी वेट लॉस किया है, और ये काम इस तरीके से करता है कि सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोडक्शन का सिस्टम ही बिगाड़ देता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी प्रोसेस को डिसरप्ट करके। आसान शब्दों में माइटोकॉन्ड्रिया को सिग्नल भेजते रहता है कि सेल में एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, जबकि एनर्जी तो प्रोड्यूस हो रही होती है, जिस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया कंटिन्यूअसली ओवर टाइम एनर्जी को लूप में बस क्रिएट करते ही रह जाता है, यानी कि ऑटो पायलट पर फैट बर्न। और इसी वजह से इसके यूजर्स के शरीर का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल से हाई रहता है, एक्स्ट्रा हीट जनरेशन की वजह से। सो स्टेरॉइड्स और परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स काम कैसे करते हैं ये तो हम समझ गए, लेकिन एक इंजेक्शन लगा लिया या टैबलेट चबा लिया तो काम हो जाता है क्या? वेल, बॉडी बिल्डर्स इन्हें एक स्ट्रैटेजी से यूज करते हैं कॉल्ड साइक्लिंग। आपने शायद ये सुना भी होगा, ये वर्ड कॉल्ड स्टेरॉइड साइकिल्स। बेसिकली एक साइकिल यूजुअली 3 महीने का एक पीरियड होता है, जिसमें एथलीट्स ऑन स्टेरॉइड होते हैं और फिर 3 महीने ऑफ स्टेरॉइड चले जाते हैं, यानी लेना बंद कर देते हैं, ताकि स्टेरॉइड्स लेने के बाद जो शरीर में उथल फुथल मची है, हार्मोन्स ऊपर नीचे हुए हैं, उन्हें रिवर्स कर सके। लेकिन साइकिल खत्म होने से जस्ट पहले लास्ट वीक में ये समथिंग कॉल्ड पीसीटी यानी पोस्ट साइकिल थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। पोस्ट साइकिल थेरेपी का मेन गोल होता है स्टेरॉइड्स लेकर जितने भी मसल्स गेन किए हैं उन्हें रिटेन कर सके, जिसके लिए वापस से नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन किक स्टार्ट होना जरूरी है, क्योंकि स्टेरॉइड्स लेने के बाद नेचुरल प्रोडक्शन स्टॉप हो गया होता है, बिकॉज आपका बॉडी ये महसूस कर रहा होता है कि आर्टिफिशियली कहीं से आ रहा है, तो अपना प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है। और इसीलिए पीसीटी ड्रग्स जैसे नॉल्वेडेक्स, क्लोमिड या एचसीजी यानी ह्यूमन कोरोनैक गोनाडोट्रोपिन बॉडी बिल्डर्स साइकिल कंप्लीट होते समय रिकवरी पीरियड स्टार्ट होने से पहले लेना शुरू कर देते हैं, जो एचपीटीए एक्सेस यानी बेसिकली आपके दिमाग को मैसेज भेजता है कि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को स्टार्ट करो और हार्मोन्स को नॉर्मलाइज करो। अब बात करते हैं ब्लास्टिंग एंड क्रूजिंग स्ट्रैटेजी की। जैसे आप देख सकते हो, ये जो 3 महीने का ऑफ स्टेरॉइड्स रिकवरी वाला पीरियड है ना, उसमें मसल लॉस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। वो मसल्स जो स्टेरॉइड से गेन हुए हैं उसे ही अगर आप लूज कर दोगे तो फायदा क्या हुआ। और इसीलिए कुछ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स कभी भी ऑफ स्टेरॉइड्स जाते ही नहीं है।
वो बेसिकली 24/7 इंटू 365 ऑन स्टेरॉइड्स ही रहते हैं, जिसके लिए वो एक स्ट्रैटेजी यूज करते हैं कॉल्ड ब्लास्टिंग एंड क्रूजिंग। इसमें बेसिकली उनके 2 फेजेस होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट फेज ब्लास्टिंग फेज, जिसमें वो फुल ब्लास्ट में स्टेरॉइड्स लेंगे, और सेकेंड फेज जो कि 3 महीने ब्लास्ट करने के बाद आएगा, वो एक लो डोज स्टेरॉइड में क्रूज करने लगेंगे, जैसे 250 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरॉन, ताकि शरीर पर जितना भी डैमेज हुआ है उसे वो रिकवर कर सके, उसे कम कर सके, ताकि वो दोबारा से अपना ब्लास्ट फेज स्टार्ट कर सके। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितना रिस्की है, बट कई बॉडी बिल्डर्स ये रिस्क लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं समथिंग कॉल्ड स्टैकिंग की। मोस्टली हर स्टेरॉइड यूजर स्टैकिंग स्ट्रैटेजी यूज करता है, यानी कि वो एक बेस स्टेरॉइड यूज करता है, जो कि मोस्ट केसेस में टेस्टोस्टेरोन होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आपके शरीर के नेचुरल फंक्शनिंग के लिए चाहिए ही, और इसके साथ क्लब करके वो कुछ दूसरे कंपाउंड्स को स्टैक करता है जो उसे एडेड बेनिफिट देते हैं। तो जैसे ये है एक एग्जांपल एक बिगिनर साइकिल का, टेस्टोस्टेरोन स्टैक्ड विद डायनाबॉल, जो कि एक ओरल स्टेरॉइड है। ये है एक इंटरमीडिएट साइकिल का एग्जांपल, और ये है एक एडवांस बॉडी बिल्डर के साइकिल का एग्जांपल। अब जरा यहां पर इन डोजेस पर भी नजर डालो। एक बिगिनर साइकिल में ही 500 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन राइट ऑफ द बैट यूज हो रहा है। एक एवरेज मेल यानी आपके या मेरे जैसा एक हफ्ते में अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 70 मिलीग्राम प्रोड्यूस करता है। सो एक बिगिनर साइकिल में ही 750 मिलीग्राम्स के एनाबॉलिक्स यूज हो रहे हैं, जो नेचुरल से 10 गुना ज्यादा है। और ये मैंने इसीलिए बताया ताकि आप समझो कि विद एडेड डोजेज रिस्क भी उतना ही बढ़ता है। अब कई बॉडी बिल्डर्स तो पाया गया है एमजीज में नहीं बल्कि ग्राम्स में लेते हैं, और ये बेसिकली उनके शरीर के साथ क्या करता है वो हम आगे देखेंगे। सो बॉडी बिल्डर्स की मसल बिल्डिंग और कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन की एक बहुत ही कॉमन स्ट्रैटेजी है कॉल्ड बल्क एंड कट। इसमें बेसिकली ये 3 से 6 महीने बल्क करते हैं, यानी कि ज्यादा कैलोरी इंटेक रखकर बल्किंग स्टेरॉइड्स के स्टैक्स जैसे कि टेस्ट, डेका, ट्रेन, एनाड्रॉल लेकर जितना हो सके न्यू मसल ग्रोथ पर फोकस करते हैं, और फिर कंपटीशन से 2 या 3 महीने पहले कटिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें ये अपने कैलोरी के कंजम्पशन को कम कर देते हैं। कटिंग स्टेरॉइड्स जैसे मैस्टेरॉन, विंस्ट्रॉल, प्रीमोबोलन एक्सेट्रा यूज करते हैं वाटर, ब्लोट और एक्स्ट्रा फैट हटाने के लिए। इस पीरियड में उनका मेन गोल यही होता है कि जितना लो बॉडी फैट परसेंटेज वो कर पाए उतना अच्छा, क्योंकि बॉडी की कंडीशनिंग सुधरती है और बॉडी को एक हार्ड ग्रेनी लुक मिलता है। अब हमारे ह्यूमन बॉडी को एक बायोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें सब कुछ एकदम बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है। सो अगर हम कुछ ड्रग्स लेते हैं और वो भी नेचुरल से 10 गुना ज्यादा अमाउंट में, तो जाहिर सी बात है बैलेंस बिगड़ना ही है, और उस एक्शन के रिएक्शंस भी होंगे जो ही दिखते हैं स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स के रूप में। और अब हम जिज, बॉस्टन लॉयड, सिद्धार्थ शुक्ला, रिच पियाना और क्रिस बेनवा के केसेस को भी कंसिडर करेंगे। सो अब सारी कॉमनली यूज्ड परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स को डिटेल में समझते हैं, इंक्लूडिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, पेप्टाइड्स, साम्स, प्रो हार्मोन्स, फैट बर्नर्स और इंसुलिन। सो स्टार्टिंग विद स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स मोस्टली डिपेंड करते हैं उसके एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक रेशियो पर। जितना कोई स्टेरॉइड एंड्रोजेनिक साइड पर ज्यादा होगा उतने ज्यादा उसके साइड इफेक्ट्स यूजुअली होंगे। ये चार्ट दर्शाता है सभी स्टेरॉइड्स के एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक रेशियोज। इसमें ट्रेनबोलोन का स्कोर जैसे आप देख सकते हो बहुत ही हाई है, और इसीलिए इस स्टेरॉइड को सबसे ज्यादा पावरफुल तो माना जाता है, बट सबसे नास्टी साइड इफेक्ट्स के लिए भी यही नोटोरियस है। ये टेस्टोस्टेरोन से 5 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है और रिस्की भी। जैसे मैंने पहले भी कहा था, इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड। अब बॉडी बिल्डर्स मोस्टली स्टेरॉइड्स को 2 तरीकों से लेते हैं, ओरल और इंजेक्टेबल फॉर्म में। और ओरल स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स मोस्टली ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें लिवर और किडनीज को भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस झेलना पड़ता है, बेसिकली इन स्टेरॉइड्स के फॉरेन मॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइज करने में। सो स्टेरॉइड्स लाइक विंस्ट्रॉल, एनाड्रॉल, एनावर, डायनाबॉल, ये सब स्टेरॉइड्स के कॉमन साइड इफेक्ट्स तो देते ही हैं, प्लस एक्स्ट्रा लिवर और किडनीज को भी डैमेज करते हैं। लेकिन स्टेरॉइड्स के सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा कंसर्निंग साइड इफेक्ट्स अगर कुछ है तो वो है हार्ट रिलेटेड, जो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर्स और अल्टीमेटली डेथ कॉज करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, किसी और ऑर्गन पर अगर प्रॉब्लम आई तो इंसान के पास उससे डील करने का समय होता है, लेकिन अगर हार्ट की बीटिंग स्टॉप हो गई तो वहीं पर गेम ओवर हो जाता है। जितने भी बॉडी बिल्डर्स स्टेरॉइड्स के यूज से मरे हैं उनमें मेजरली हार्ट स्ट्रोक, फेलियर, रप्चर या ऐसे ही कुछ वजह रही है, और इसीलिए ये सबसे कंसर्निंग इशू है। सो ये आखिर हो कैसे रहा है? सो इसे समझने के लिए हमने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को स्टडी किया, और बेसिकली समझ में आया कि स्टेरॉइड्स 5 मेजर तरीकों से, यस 1 या 2 नहीं
एटलीस्ट 5 मेजर मैकेनिज्म से लिटरली आपके दिल की सेहत में तहलका मचा देते हैं। इस टेबल में यही वो 5 हार्ट डैमेज के कारण हैं जो पूरा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म आपको एकदम इजीली समझा देंगे। फर्स्ट मैकेनिज्म, कार्डियक हाइपरट्रॉफी, यानी हार्ट के साइज को बढ़ाना, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल के साइज को, जो फिर वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन यानी हार्ट के पंपिंग एबिलिटी को वीक कर देता है, जो हार्ट फेलियर या इररेगुलर बीटिंग जिसे एरिथमिया कहते हैं उसके रिस्क को बढ़ाता है, जो अल्टीमेटली डेथ कॉज करता है। सेकेंड मैकेनिज्म, स्टेरॉइड्स आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, जो अल्टीमेटली आपके हार्ट पर एक्स्ट्रा पंपिंग प्रेशर डालता है एंड दैट कैन कॉज हार्ट फेलियर। थर्ड मैकेनिज्म, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीजेस से भी लिंक्ड है, जिसमें हार्ट में ब्लॉकेजेस आने लगते हैं जो हार्ट अटैक कॉज कर लेता है। स्टेरॉइड्स आपके बॉडी के लिपिड प्रोफाइल्स यानी कि गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल के रेशियो को भी मेस कर देता है, जो अल्टीमेटली आर्टरीज को ब्लॉक करके कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज करता है। एंड फाइनली फिफ्थ मैकेनिज्म, क्योंकि स्टेरॉइड्स आर्टिफिशियली आरबीसीज यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स बढ़ाते हैं, तो ये ब्लड के क्लॉटिंग एबिलिटी यानी थ्रोम्बोसिस को भी मेस कर देता है और ब्लड थिक होने लगता है, जिससे वापस हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इन शॉर्ट, एक जवान 25 साल के स्टेरॉइड यूजर का हार्ट एक 60+ इंसान की तरह कमजोर हो जाता है और इसीलिए हार्ट को लेकर इतने साइड इफेक्ट्स को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इसीलिए अगर आप स्टेरॉइड यूजर रहे हो या इवन नहीं भी रहे हो, तो भी आई वुड हाईली सजेस्ट कि नॉर्मल ब्लड और लिपिड टेस्ट तो हर 6 महीने में करवाना ही चाहिए। और हार्ट हेल्थ पर और ज्यादा डिटेल ट्रैक रखने के लिए ईसीजी, एकोकार्डियोग्राम या एटलीस्ट 1 साल में एक बार ऑल इंक्लूसिव MRI स्कैन करवाना चाहिए। स्पेशली जिस तरह यंगस्टर्स को तक आज हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है और इसे जरा भी लाइटली मत लो। एक टेस्ट किसी जरूरतमंद की जान बचा सकता है। सो जिस के केस में ऑटोप्सी में पाया गया था कि डेथ का कॉज हार्ट अटैक तो था, लेकिन उसकी फैमिली ने क्लेम किया कि उसे एक हार्ट डिफेक्ट भी था, जो कि जिस के स्टेरॉइड, फैट बर्नर्स और रिक्रिएशनल ड्रग्स के यूज की वजह से ट्रिगर हो गया हो सकता है और प्रीमैच्योर डेथ हो गई। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस डॉक्टर्स ने पाए हैं जिसमें स्टेरॉइड्स एकमात्र किलर्स रहे हैं और जिस के बॉडी में स्टेरॉइड्स के ट्रेसेस भी मिले थे। इनफैक्ट रिसर्च तो ये भी बताती है कि स्टेरॉइड लेने की हैबिट आपको दूसरे और ड्रग्स लेने के लिए भी एनकरेज कर सकते हैं और इसीलिए वहां पर रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सेम एसोसिएशन बॉस्टन लॉयड के केस में भी ड्रॉ किया जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टेरॉइड्स के इफेक्ट्स की वजह से ही एओर्टा बस्ट हुआ हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर या आर्टीरियल प्लैक बिल्डअप की वजह से। और सिद्धार्थ शुक्ला के केस में भी ये 100% प्रूफ तो नहीं है कि वो स्टेरॉइड्स लेते थे। मीडिया एलिगेशन जरूर है कि वो स्टेरॉइड्स के बारे में बात किया करते थे। सो इस केस में हम कुछ कंक्लूसिव कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये बात तो बिल्कुल ट्रू है कि एक्टर्स को कई बार स्टेरॉइड्स लेना पड़ता है अपने रोल के हिसाब से या फिर अपने फिजिक को मेंटेन करने के लिए। अब स्टेरॉइड्स के दूसरे भी कई साइड इफेक्ट्स है, जैसे हर किस्म का आर्टिफिशियल इंजेक्टेड स्टेरॉइड आपके टेस्टिकल्स को श्रिंक करेगा ही करेगा, अंगूर को किशमिश में बदल देगा ही देगा, जिसे टेस्टिकुलर एट्रोफी कहते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि बाहर के हार्मोन्स को महसूस करते ही बॉडी टेस्टिस को HPTA एक्सेस के थ्रू मैसेज भेज देता है कि काम करना बंद कर दो, जिससे वो श्रिंक हो जाते हैं। अब हर स्टेरॉइड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बल्किंग स्टेरॉइड्स, वाटर और सॉल्ट रिटेंशन करवाकर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जो बहुत हाई जाने पर या फिर कंसिस्टेंट रहने पर हाइपरटेंशन, एग्रेशन, जिसे रॉयड रेज भी कहते हैं, और इंटरनल ऑर्गन फेलियर भी कॉज कर सकता है। स्टेरॉइड्स बॉडी के एंड्रोजन रिसेप्टर्स को एक्स्ट्रा स्टिमुलेट करके एक्नी और हेयर लॉस भी कॉज करते हैं, लेकिन एक्नी सब्जेक्टिव है और हेयर लॉस सिर्फ उन्हें मोस्टली होता है जिनके फैमिली में मेल DHT रिलेटेड पैटर्न बॉल्डनेस रन करता हो। टेस्टोस्टेरोन बेस वाले या ऐसे ही सिमिलर स्टेरॉइड्स गायनोकोमास्टिया भी कॉज करते हैं, जिसमें मर्दों के ब्रेस्ट टिश्यूज फीमेल्स की तरह एक्सपैंड हो जाते हैं। यह साइड इफेक्ट होता है क्योंकि बॉडी एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन को एरोमेटेज एंजाइम से एरोमेटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती है, जो ही हार्मोन फीमेल्स में भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे रोकने के लिए बॉडी बिल्डर्स एरोमेटेज इनहिबिटर्स जैसे फॉर एग्जांपल आर्मीडेक्स, लेट्रोजोल या सर्म्स यानी सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स जैसे फॉर एग्जांपल नॉल्वेडेक्स या क्लोमिड यूज करते हैं। टकले होने से बचने के लिए एथलीट्स फिनास्टेराइड या ड्यूटेस्टेराइड जैसे 5-alpha रिडक्टेज इनहिबिटर्स यूज करते हैं। लिवर प्रॉब्लम से बचने के लिए लिव 52 या मिल्क थिसल, कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए एजेटिमाइब या स्टैटिन्स जैसे ड्रग्स, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स या बीटा ब्लॉकर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, और ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है।
सो बेसिकली जैसे आप देख सकते हो ये एक पूरा दलदल है, एक एक्शन के रिएक्शन से बचने के लिए एक और एक्शन, और उसके रिएक्शन से बचने के लिए तीसरा एक्शन। और इसीलिए बॉडी बिल्डिंग इज एक्चुअली अ वॉर ऑफ ड्रग्स एंड जेनेटिक्स, कि किसका बॉडी इन ड्रग्स पर सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा और साइड इफेक्ट सबसे कम दिखाएगा। मिस्टर ओलंपिया के फाइनलिस्ट और बिग कंट्री नाम से जाने जाने वाले 26 साल के प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर डैलस मैककावर की हर दिन हाई डोजेज में स्टेरॉइड लेने की वजह से मौत हो गई थी। इनफैक्ट पोस्टमार्टम करने पर यह पता चला कि उनके शरीर में स्टेरॉइड हार्मोन्स की मात्रा नॉर्मल व्यक्ति से 50 गुना ज्यादा थी, जिसके चलते उनका लिवर, किडनीज और हार्ट पूरी तरह से नाकाम हो चुका था। अब बॉडी बिल्डर्स या फिटनेस एथलीट सिर्फ स्टेरॉइड्स ही अब्यूज नहीं करते, बल्कि मसल मास गेन करने के साथ अपने बॉडी फैट को घटाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए ये 4 मेजर कैटेगरीज के फैट बर्नर्स को अब्यूज करते हैं: DNP, T3, HGH और क्लेनब्यूट्रॉल। ये आपके वो आयुर्वेदिक फैट बर्नर्स नहीं है, एक्सट्रीमली पोटेंट और डेंजरस ड्रग्स है जो इंसान की जान भी ले सकते हैं। DNP यानी डाइनाइट्रोफिनॉल सबसे खतरनाक बॉडी बिल्डिंग ड्रग्स में से एक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल में आने वाला डोसेज और लीथल डोसेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट एक केस में एक बॉडी बिल्डर ने दोपहर को सोने से पहले एक डोज ले लिया था और फिर दोबारा उठकर उसने एक और डोज ले लिया, क्योंकि वो भूल गया था कि उसने पहले ऑलरेडी एक डोज ले लिया था। बट एक ही घंटे में एक्स्ट्रा डोज लेने के बाद वो सीधा कोमा में चला गया। उसका बॉडी इतना गर्म हो गया था कि उसके ऑर्गन्स पिघलने लग रहे थे और इसीलिए उसे बर्फ के लेयर्स में रखा गया था। इसे हाइपरथर्मिया कहते हैं और ये DNP का एक मेजर साइड इफेक्ट है। DNP कॉज्ड हाइपरथर्मिया से कुछ ही गिने चुने लोग आज तक बच पाए हैं। क्लेनब्यूट्रॉल भी बहुत ही डेंजरस हो सकता है और अगर इसे ज्यादा मात्रा में यानी 80 mcg प्लस लिया गया तो ये टैकीकार्डिया यानी हार्ट बीटिंग को फास्ट कर देता है, जिससे हार्ट अटैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट बीट्स एबनॉर्मल भी हो सकती है, जिसे एरिथमिया कहते हैं। और क्लेनब्यूट्रॉल एक पोटेंट स्टिमुलेंट होने की वजह से आपको जिटरी और एंग्शियस भी बना सकता है। अब T3 यानी ट्रायोडोथायरोनाइन के अब्यूज की बात करें तो उससे हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, जो वंस अगेन इररेगुलर हार्ट बीट और हार्ट कोलैप्स करवा सकता है। और फाइनली ग्रोथ हार्मोन या HGH अब्यूज करना ऑर्गन्स को जरूरत से ज्यादा ग्रो कर देता है और बॉडी और फेशियल फीचर्स को डिफॉर्म कर सकता है, जिसे एक्रोमेगली कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेट खली के फेशियल फीचर्स एक्रोमेगली कंडीशन की ही वजह से ऐसे डिस्टिंक्ट दिखते हैं। एक्सेस ग्रोथ हार्मोन बॉडी में सर्कुलेट होने की वजह से ये हुआ है। हालांकि खली के केस में ये पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से हुआ था, लेकिन आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन अब्यूज करने के भी साइड इफेक्ट्स सिमिलर ही है। और आपने बॉडी बिल्डर्स के ऐसे बाहर निकले हुए पेट भी देखे होंगे, इन्हें HGH गट्स कहते हैं और ये भी एक साइड इफेक्ट है एक्सेस ग्रोथ हार्मोन का। अब फैट बर्नर्स के अलावा भी एक बहुत ही खतरनाक ड्रग है जिसे बॉडी बिल्डर्स ने हाल ही में यूज करना स्टार्ट किया है। यह ड्रग इतना खतरनाक है कि थोड़ी सी भी गलती से अगर ये ओवरडोज हो गया तो तुरंत इंसान कोमा में चला जाएगा। मैं बात कर रहा हूं उस ड्रग की जो एकदम थोड़ी सी मात्रा में डायबिटीज के पेशेंट्स को दिया जाता है, इंसुलिन। बेसिकली इंसुलिन मोस्ट एनाबॉलिक हार्मोन है, क्योंकि ये सेल्स को मैसेज भेजता है कि जितना भी न्यूट्रिशन मिल सकता है मसल सेल्स में ठूसो। इंसुलिन का शॉट बॉडी बिल्डर्स वर्कआउट के बाद लेते हैं ताकि बॉडी जल्दी से जल्दी वर्कआउट के स्ट्रेस से निकले और एनाबॉलिक स्टेट में आ जाए, न्यूट्रिशन सेल्स में शटल करे और मसल बिल्डिंग प्रोसेस तुरंत स्टार्ट हो जाए। पर अगर ये गलती से भी डोज से ज्यादा ले लिया जाए या फिर इसे लेने के बाद शुगर्स कंज्यूम नहीं किया जाए तो ये सीधे जान ले सकता है। बॉडी बिल्डर रिच पियाना के डेथ के पीछे भी यही रीजन होने के एलिगेशंस है। सो अब बेस्ड ऑन ऑल दैट यू लर्नड अबाउट स्टेरॉइड, अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि पहचाने कैसे कि किसने स्टेरॉइड लिया है, किसने नहीं, कौन सी बॉडी स्टेरॉइड की वजह से बनी है, कौन सी बॉडी नेचुरल है। वेल, मेरे एक्सपीरियंस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर होता है मसल साइज टू बॉडी फैट रेशियो। देखो, अगर किसी भी बॉडी बिल्डर के मसल्स का साइज काफी बल्की है, लाइक 16 या 17 इंचेस के बाइसेप्स, और साथ ही वो बहुत ही लीन यानी कि 10% या उसके नीचे उसका बॉडी फैट परसेंटेज है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि वो स्टेरॉइड्स ले रहा हो सकता है। क्योंकि यूजुअली नेचुरल रहते हुए अगर आप लीन होते हो तो बॉडी फैट लूज करने के साथ साथ आपका मसल मास भी लूज होता है और इसीलिए फैट लॉस के साथ आपके मसल का साइज भी कम होता है। लेकिन अगर स्टेरॉइड्स लिया हो तो यही मसल लॉस नहीं होता, सिर्फ फैट ही लूज होकर एक लीन बल्कि लुक आता है और इसी वजह से उनके मसल ग्रुप्स के बीच स्ट्रॉन्ग सेपरेशंस भी दिखते हैं साइज के साथ। मसल्स का एक डेंस ग्रेनी लुक भी आता है अलोंग विथ पॉपिंग वेन्स।
कुछ लोगों के मूड स्विंग्स या बिहेवियर चेंज से भी पता चल सकता है, चेस्ट के निपल्स में स्वेलिंग से भी, और अगर उनके स्ट्रेंथ और मसल गेन्स बहुत रैपिडली हो रहे हैं तो भी, जैसे 2 से 3 महीने में एकदम से विजिबल चेंज बॉडी के मस्कुलैरिटी में दिख रहा है। सो अब जैसे इन इमेजेस में आप क्लियरली देख सकते हो, जिसने स्टेरॉइड लेकर बॉडी बनाई है उसका शोल्डर और नेक नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा बल्की है व्हाइल बीइंग लीन एट द सेम टाइम, और इनके शोल्डर्स पर एक्नी भी है। सो अब आते हैं वापस से वही सवाल पर जो मैंने आपको पहले पूछा था, इन दोनों भी पिक्चर्स में से किसने स्टेरॉइड लिया है? वेल, अब आपका जवाब क्या है नीचे कमेंट्स में लिखना, मैं भी आंसर नीचे ही कमेंट्स में लिखूंगा। सो गाइस, अंत में मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि कोई भी चीज को विदाउट प्रॉपर नॉलेज, विदाउट प्रॉपर अवेयरनेस मत यूज करना स्टार्ट कर दो। ये हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एटलीस्ट हर गेट्स इट फ्लाई साइंस व्यूअर की, क्योंकि साइंस के थ्रू पर्सनल एम्पावरमेंट ही हमारा मिशन है। आपको ये समझना होगा कि स्टेरॉइड्स का एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसमें अंडरग्राउंड लैब्स, कई जिम ट्रेनर्स और बॉडी बिल्डर्स भी सब शामिल है। इनके सेल्स को इंसेंटिवाइज किया जाता है और आपके परिचित ही आपको ये दलदल में घुसाते हैं। और अगर आपके पास इस विषय में प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, ड्रग्स के नाम, उनके प्रॉपर्टीज और साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं पता, तो आपको ये ड्रग्स अनजाने में या अच्छी बॉडी की लालच में चिपका देंगे, जिससे इन डेंजरस ड्रग्स को अब्यूज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्योंकि लोग आपके करीबी होंगे तो आप आसानी से उन पर ट्रस्ट कर लोगे। इस वीडियो में हमने मेजॉरिटी परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स को कवर कर लिया है ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको। मेरी राय में अगर आप बॉडी बिल्डिंग में एंटर नहीं करना चाहते तो इनसे दूर रहकर नेचुरली एक अच्छी लीन बॉडी बनानी चाहिए, दिखने में भी अच्छी लगती है और फिट एंड हेल्दी भी रहोगे अंदर से। एज यू नो, लीन इज इन टुडे। और प्लीज, अगर आप 28 प्लस हो तो अपना रेगुलर पीरियोडिक चेकअप कराते रहो। 3 चीज, ब्लड प्रेशर रेगुलरली, लिपिड प्रोफाइल और ब्लड टेस्ट एवरी 6 मंथ्स और हार्ट MRI स्कैन एवरी 2 years। आप अवेयर रहोगे इंटरनल हेल्थ को लेकर। एंड विद दैट सेड, एट द एंड लेट मी हाईलाइट कि मेडिकल साइंस आज काफी तरक्की कर रहा है। साइंटिस्टों ने रिसेंटली एक ऐसा वायरस बनाया है जो लिटरली कैंसर सेल्स को खाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज हर टाइप के कैंसर और हर स्टेज के कैंसर। सो क्या कैंसर का इलाज हमें मिल चुका है? वेल, इस पूरे मुद्दे को मैंने ऑलरेडी काफी डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।